Hi everyone, welcome to Career Talk. So in this video, we will analyze the PIB of 11th and 12 फरवरी 2021 जो हमारे यूपीएससी, सीएससी एंड स्टेट पीसीएस का स्टेट अफेयर्स, करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर के साथ साथ हम जो मिनिस्ट्रीज पे जो डेली बेसिस में जो वर्क होता है डिफरेंट सेक्टर में उसको देखते हैं। ओके, सबसे पहले प्रीव्यू देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन के बारे में, देन उसके बाद गगनयान मिशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो व्हाट इज द हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट इन द रिस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। उसके बाद एमपीएफ के बारे में देखेंगे, मॉडर्नाइजेशन पुलिस फोर्स के बारे में। उसके बाद किस तरह से गवर्नमेंट कॉम्बेट कर रही है यहाँ पर करप्शन को। उसके बाद यहाँ पर जो टीआईएफएसी के बारे में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, टीआईएफएसी ने जो इनिशिएटिव लाए हैं उसके बारे में। और उसके बाद अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन के बारे में। उसके बाद अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर है, ओके, उसके बारे में देखेंगे कि जो सीएनजी जो फ्यूल से जो पहले ट्रैक्टर चलता था उसको जो बाद में सीएनजी से चलाया गया, ठीक है, जो कन्वर्जन है उससे किस तरीके से हमें हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल अपैरल्स के बारे में। देन इनिशिएटिव है जो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को बूस्ट करने के लिए, वो इनिशिएटिव पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है। उसका जो हमारा लास्ट में जो पीआईबी होगा वो होगा नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन से, जिसका मेन एम है टू अचीव द गोल ऑफ सीट रेवोल्यूशन, तो उसके बारे में हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पीआईबीज ऑफ 11 एंड 12 फरवरी। सो सबसे पहले जो हमारा पीआईबी उसको देख लेते हैं। पहला पीआईबी हमारा रिलेटेड है ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, जो कि आसाम में है। ओके, सो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि देखिए जो इतने दिनों से जो प्रपोजल चल रहा था ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, तो उसको अप्रूव कर दिया गया है और उन्हें 100 करोड़ रुपीस का ग्रांटेड मिला है। और ये किसके द्वारा अप्रूव किया गया है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, किसके द्वारा चेयर किए जाते हैं? चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा एक चेयर बाय किया जाता है। याद रखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स किसके द्वारा चेयर किया जाता है? बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी। सो यहाँ पर जो भारत वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ओके, सो ये किस लिए जानी जाती है? इट हैविंग ऑपरेशन फॉर यूरिया मैन्युफैक्चरिंग, ओके, यूरिया मैन्युफैक्चरिंग इन द स्टेट ऑफ आसाम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इसलिए ये मेनली जाना जाता है। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन है ये क्या है? इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और किसके अंडर फॉर्म हुआ है? फाउंड अंडर कंपनीज एक्ट। ओके, और किसके अंडर कंट्रोल में आता है? अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो जो कंपनी है वो दो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है, दैट इज नमरूप सेकंड एंड नमरूप थर्ड, ओके, इन दी प्रीमाइसेस ऑफ भारत वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन आसाम। ठीक है, तो ये अभी दो प्रोजेक्ट में वर्क कर रही है। देखिए जो हमारी जो भारत वैली जो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन है, इसके पास क्या है? इट इज सबसे पहले ये जान लीजिए कि इट इज द फर्स्ट गैस बेस्ड यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। तो याद रखना है कि इट इज द फर्स्ट गैस बेस्ड यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। और देखिए, हैविंग इट्स ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी। देखिए इसके पास देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी है, फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी भी है, लेकिन तभी भी हम जो यूरिया का जो प्रोडक्शन लेवल उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। इसका मेन रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ देयर ओल्ड एंड द ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी। इसको भी गवर्नमेंट यहाँ पर सुधारने की बात कर रही है। ओके, यहाँ पर गवर्नमेंट दोनों चीज़ों पे बात कर रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 100 करोड़ रुपीस अलॉट किया गया है, एक तरह का ग्रांट दिया गया है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? सिचुएटेड इन द, ये जो कॉर्पोरेशन है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ इन दिस रीजन। और यहाँ पर देखा गया है कि जो ये जो एड देने के बाद यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो यूरिया प्रोडक्शन है उसकी जो यूरिया प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी वो रिस्टोर होगी, धीरे धीरे से बढ़ेगी भी। 3.90 लाख मैट्रिक टन पर एनम की यहाँ पर बात की जा रही है, कितना हमारा जो एक साल में इतनी कैपेसिटी यूरिया प्रोडक्शन की कैपेसिटी देखी जा रही है। तो ये था पहला हमारा पीआईबी जो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड है। उसका सेकंड की बात करें तो वो था गगनयान मिशन से रिलेटेड। ठीक है, तो गगनयान मिशन के बारे में सबसे पहले, जो गगनयान मिशन किसका पार्ट है? एक प्रोग्राम का पार्ट है। वो प्रोग्राम का नाम क्या है? इंडियन स्पेस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो ये गगनयान मिशन इसका पार्ट है, इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का पार्ट है। और ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ये कब इनिशिएट किया गया? तो 2007 में इनिशिएट किया गया था बाय द इसरो, ओके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ये जो प्रोग्राम है हमारा, इसका मेन मोटिव क्या था? इसका अगर मेन मोटो की बात करें कि क्या मोटिव था इसका, तो इट टू डेवलप द टेक्नोलॉजी नीडेड टू लॉन्च द क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट, इसका मेन मोटो था। और इसी का पार्ट है गगनयान मिशन।
याद रखिए इसी का ही पार्ट है गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन है, इट इज द इंडियाज फर्स्ट मैन्ड मिशन। तो याद रखिएगा इट इज ऑल्सो नोन एज द इंडियाज फर्स्ट मैन्ड मिशन। एंड ये किसके द्वारा इनिशिएट किया जा रहा है? बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन मोटो क्या है? अगर ये मिशन किस लिए जाना जा रहा है? बिकॉज टू सेंड द 3 मेंबर क्रू टू स्पेस फॉर अ पीरियड ऑफ 7 to 5 days या फिर 5 to 7 days बाय 2022। ओके, और इसका अगर अनाउंस किसके द्वारा किया गया था? ये स्पेस मिशन कब अनाउंस किया गया? अनाउंस्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इन द 2018 इन हिज इंडिपेंडेंस डे, इन द इंडिपेंडेंस डे। ओके, और देखिए जो ये मैंड मिशन है, ओके, ये जो 2022 में पूरा होने वाला है, उसके पहले पूरा करने के लिए हमारी इसरो वर्क कर रही है। उसके पहले इसरो क्या कर रही है? 2 बार प्लानिंग कर रही है कि हम अनमैन्ड मिशन को वर्क करते हैं, ताकि जब हम मैंड मिशन करें तो वो सक्सेसफुल हो। इसके लिए 2 अनमैन्ड मिशन को लॉन्च कर रही है एज अ पार्ट ऑफ गगनयान मिशन। तो 2 अनमैन्ड मिशन पे वर्क कर रही है। उसके बाद 2 अनमैन्ड मिशन का मतलब कोई भी स्पेस क्राफ्ट अगर भेजी जाएगी इधर से, तो उस पर अभी क्या कर रहे हैं कि वहां पर उस पर आदमी नहीं रहेंगे, ठीक है? उस पर आदमी नहीं, उसको ऐसे ही भेजा जाएगा और देखा जाएगा कि सारी चीज वर्क कर रही है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर 2 अनमैन्ड मिशन पे अभी वर्क कर रही है, ताकि जब हम मैन्ड मिशन पे वर्क करें ताकि वो सक्सेसफुल हो, इसीलिए, ठीक है। लेकिन अभी जो फर्स्ट अनमैन्ड मिशन शेड्यूल किया गया था दिसंबर 2020 में, वो कि क्या हो गया, कोरोना के कारण क्या हो गया, तो उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया गया। और जो सेकंड अनमैन्ड मिशन उसको कब सेट किया गया, वो सोचा गया है जून 2021 को। तो सेकंड अनमैन्ड मिशन जो कि लॉन्च होगा। उसके बाद देखा जाए कि अगर गगनयान को अगर हम लॉन्च करते हैं, गगनयान मिशन अगर लॉन्च होगा, जो स्पेस क्राफ्ट है वो लॉन्च होगा, तो वो किस ऑर्बिट में प्लेस होने वाला है अर्थ के? वो अर्थ का जो लो अर्थ ऑर्बिट है उस पे प्लेस होने वाला है। जो लो अर्थ ऑर्बिट का जो रेंज होता है वो होता है 300 से 400 किलोमीटर। अगर गगनयान मिशन सक्सेसफुल होता है, ठीक है, तो इंडिया विल बी दी फोर्थ कंट्री, इंडिया विल बी दी फोर्थ कंट्री टू हैव सेंट अ ह्यूमन टू दी स्पेस। ओके, और इसके पहले अगर हम बात किया जाए, तो इसके पहले जो 3 कंट्रीज है जो ह्यूमंस को स्पेस में भेज चुकी है, ओके, वो कौन कौन सी है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया एंड दी चाइना। किस लॉन्च व्हीकल से इसे लॉन्च किया जाएगा? तो वो लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? GSLV Mark 3। ओके, एंड यहाँ पर जो ट्रेनिंग की जा रही है, यहाँ पर एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दी जा रही है इस गगनयान मिशन के लिए। देखिए हमारे इंडिया में ट्रेनिंग जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए वो बड़ा कमजोर है, वीक है। इसीलिए इसरो ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रशियन स्पेस एजेंसी के साथ। जिस रशियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रोस्कोसमोस रशियन स्पेस एजेंसी का नाम है। तो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर दिस मिशन। ओके, सो इसके लिए वहां पर ट्रेनिंग चल रही है हमारे एस्ट्रोनॉट्स की। एंड जैसे कि रोस्कोमोस रशियन स्पेस एजेंसी का नाम है, वैसे इंडियन स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, ठीक है। और उसको बोला गया है GAV कॉस्मोस, ठीक है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम दिया गया है GAV कॉस्मोस फॉर प्रिपेयरिंग द इंडियन एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड फॉर द मिशन। इसके लिए यहाँ पर मेडिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है, लर्निंग द रशियन लैंग्वेज, ओके, ये सब चीज के बारे में ट्रेनिंग दिया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन क्या है? एनहेंसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग सेवरल इंस्टीट्यूट्स, ओके, improvement of the industrial growth, inspiring the youth, development of technology for social benefit, improving the international collaboration। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है इस मिशन के, गगनयान मिशन के। अगर रेलेवेंस की बात करें, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ मैन्ड स्पेस मिशन फॉर इंडिया? इट विल बूस्ट द इंडस्ट्रीज employment opportunities, technological employment, surplus research and development, motivations and the prestige। तो these are the important relevance of this गगनयान मिशन। उसका नेक्स्ट हमारा जो PIV है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन से एंड लिटरेसी से। सो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है। हमारी जो यूनियन बजट जो पेश किया गया था 1 फरवरी को, यूनियन बजट 2020, वहाँ पर देखा गया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन को सुधारने के लिए यहाँ पर नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर को सेटअप किया जाएगा, जो क्या करेगी, यहाँ पर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सुधारेगी, साथ साथ में ऑल्सो हेल्पफुल इन एजुकेशन प्लानिंग, गवर्नेंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ द सेंटर, स्टेट एंड द यूटी। तो इन सब चीज़ों में वर्क करने वाली है, इसलिए यहाँ पे इसे सेटअप किया जा रहा है। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अ डाइवर्स एजुकेशन इकोसिस्टम आर्किटेक्चर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या करने वाले हैं लोग, जो सेटअप होने वाला है, ओके, जो कमेटी या फिर जो एक तरह का यहाँ पर क्या बोले जाए,
यहाँ पर जो नेशनल डिजिटल एजुकेशन जो आर्किटेक्चर है, ओके, एक तरह की जो टीम है जो सेटअप होने वाली है, तो ये क्या करेगी यहाँ पर इस तरीके से जो डिजिटलाइज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारेगी, एजुकेशन सेक्टर को सुधारेगी। जैसे कि हमारे जो कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ओके, बाद में ऐसी पैंडेमिक ना आए, ओके, उसके लिए यहाँ पर हम लोग पहले से ही खड़े रहेंगे, ओके, पहले से हम लोग इन सब चीज़ों पर वर्क किए रहेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर डिजिटल लर्निंग को सुधारा जाएगा, हैव अ सीमलेस एक्सपीरियंस इन डिजिटल लर्निंग, उसके लिए यहाँ पर इसको सेटअप किया जा रहा है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर को सेटअप किया जा रहा है। उसका नेक्स्ट पीआईबी हमारे किससे रिलेटेड है, एमपीएफ से रिलेटेड है। एमपीएफ मींस मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पुलिस फोर्सेस को धीरे धीरे से मॉडर्नाइज किया जा रहा है। और क्यों मॉडर्नाइज किया जा रहा है, ड्यू टू दी केसेस ऑफ इंसर्जेंसी एंड द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो इंसर्जेंसी है, इन सब के कारण हमारी जो पुलिस फोर्स जो हमारी इंडिया की वो थोड़ी सी कमजोर है, ठीक है। कुछ कुछ एरियाज में जहाँ पर कमजोर है तो उसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसका नाम है असिस्टेंट टू दी स्टेट फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस, और अगर उसको अदर नाम से किस नाम से जाना जाता है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज। सो ये स्कीम लॉन्च की है सेंटर ने, और इससे क्या होगा, इससे और इस स्कीम का काम क्या है, टू मॉडर्नाइज दी पुलिस फोर्सेज। याद रखिए, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रखा गया है इसको, ठीक है। सो पुलिस और पब्लिक जो ऑर्डर है वो हमारा क्या किसके अंदर है, वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर है। स्टेट इसमें आराम से कोई भी रूल नियम बना सकती है, मॉडर्नाइज कर सकती है पुलिस को, और इस पे सेंटर हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिर्फ सेंटर क्या करेगा, सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। देखो, तो स्टेट यहाँ पर बहुत सारी चीजें कर रही है धीरे धीरे से, जैसे कि एक्विजिशन ऑफ लेटेस्ट वेपनरी, ट्रेनिंग गैजेट्स, एडवांस कम्युनिकेशन, पुलिस बिल्डिंग्स, पुलिस हाउसिंग, मोबिलिटी, फॉरेंसिक इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ धीरे धीरे से ला रही थी। धीरे धीरे से यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है पुलिस फोर्सेज का, ओके। और अगर जो स्कीम है, अगर हम स्कीम की बात करें, यहाँ पर जो मॉडर्नाइज कर रही है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज स्कीम है, यहाँ पर फंडिंग रेशियो की बात करा जाए तो 90 मतलब जो शेयर है वो सेंटर देने वाला है, स्टेट देने वाला है 10 शेयर इन द केस ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड 8 नॉर्थर्न स्टेट इंक्लूडिंग सिक्किम, और 60 रेशियो 40 सेंट्रल स्टेट का शेयर इन द केस ऑफ रिमेनिंग स्टेट। बाकी स्टेट्स में 60 और 40 का शेयर जाने वाला है, जिसमें 60% का शेयर देने वाला है सेंट्रल और 40 का देने वाला है स्टेट, और जो 90% का शेयर और 10% का जो स्टेट देने वाला है, ठीक है, वो कहाँ पे देने वाला है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और 8 नॉर्थर्न स्टेट इंक्लूडिंग सिक्किम। यहाँ पर 90:10 का शेयर चलने वाला है। और ये जो यहाँ पर करप्शन ना हो, ठीक है, ये जो शेयर का जो आदान प्रदान होगा, ठीक है, शेयर देगा और ये अच्छे से पुलिस का मॉडर्नाइजेशन हो, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, हाई पावर्ड कमेटी, जो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है उसको तो पहले बात तो जो प्रपोजल जो होगा उसको अप्रूव करेगी, उसके साथ साथ रिव्यू करेगी किस तरीके से वर्क चल रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर करप्शन ना हो उसके लिए यहाँ पर जो कैग है, हमारी जो कॉम्पिटिटर एंड द ऑडिटर जनरल है, वो रेगुलरली यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर इस स्कीम का उसको क्या करेगी, देखेगी कि करप्शन ना हो, कोई भी इरेगुलरिटीज ना हो। क्राइटेरिया देख ले हम कि किस किस क्राइटेरिया में जो फंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टेट के बीच। सो देखिए, पॉपुलेशन में 35%, सफिशिएंट स्ट्रेंथन फॉर पुलिस फोर्स 25%, नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन 15%, उसके बाद इंसिडेंस ऑफ क्राइम पर लाख पॉपुलेशन 25% वेटेज। तो इस तरीके से वेटेज के साथ यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स क्राइटेरिया को बांटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पीआईबी से रिलेटेड है वो कॉम्बेटिंग करप्शन से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट क्या क्या वर्क कर रही है यहाँ पर करप्शन को कॉम्बेट करने के। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी कमिट की है, उस पॉलिसी का नाम क्या है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द करप्शन। सो ये पॉलिसी को इनिशिएट किया। उसके साथ साथ गवर्नमेंट यहाँ पर फोकस कर रही है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर। देखिए, पहले क्या होता था कि कोई भी मान लीजिए पैसा किसी को, फार्मर्स को मान लीजिए कुछ भी एलोकेट हुआ, ठीक है, तो मान लीजिए 6,000 पर मंथ एक फार्मर को जाना है, तो वो जो सेंटर से फिर स्टेट से फिर डिस्ट्रिक्ट पे जाते जाते क्या होता था, बीच पे कैसे या तो पैसे खा जाते थे, ओके, या तो फार्मर्स के अकाउंट में नहीं जाते थे। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों से करप्शन बढ़ता था। इसलिए यहाँ पर डीबीटी लाया गया कि डायरेक्ट हम अब सीधे पैसा सीधा फार्मर के अकाउंट में जाएगा, बीच में कोई भी नहीं होगा। बीच में पहले आते थे, जैसे कि स्टेट आता था, सेंटर, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, म्यूनसिपैलिटीज, ये सब जो आते थे, बीच में कोई नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर डीबीटी इनिशिएटिव को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उसके बाद जो टेंडरिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग लेके जा रहे हैं तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट। उसके बाद ई गवर्नेंस एंड द सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर एंड द सिस्टम इंट्रोडक्शन हो रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट थ्रू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये सब चीज़ों पर वर्क कर रही है
गवर्नमेंट से सब चीज़ मीजर्स रिलेटेड टू कॉम्बेटिंग द करप्शन। उसके साथ साथ यहाँ पर डिसकंटिन्यू ऑफ इंटरव्यू, यहाँ पर जो इंटरव्यू का जो लेते थे ग्रुप बी और ग्रुप सी, उसका क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, डिसकंटिन्यूशन हो रहा है। उसके साथ साथ इन्वोकेशन ऑफ फंडामेंटल रूल ऑफ 56, ठीक है, फॉर द रिटायरिंग ऑफिशियल ऑफ सर्विस इन पब्लिक इंटरेस्ट हुज परफॉर्मेंस रिव्यूड एंड फाउंड अनसैटिस्फैक्टरी। जो यहाँ पर देखा जा रहा है, कोई भी अगर ऑफिशियल है सेंट्रल सेक्टर में वर्क कर रहा है, अगर उस पर कुछ भी चीज़ अनसेटिस्फैक्टरी पाई जाती है करप्शन से रिलेटेड, तो उसको वहाँ पर से उसको उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा। उसके साथ साथ ऑल इंडिया सर्विस रूल एंड द सेंट्रल सिविल सर्विस ओके रूल में अमेंड किया जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1888 वो भी अमेंड किया जाएगा, धीरे धीरे अमेंडमेंट लाया जा रहा है। ओके, यहाँ पर जो जो एक्टिंग ऑफ द एक्ट ऑफ गिविंग ब्राइब और विल हेल्प चेकिंग अ बिग टिकट करप्शन बाय क्रिएटिंग अ विजुअल लायबिलिटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट ऑफ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, इन सब चीज़ों में बात चल रही है। यहाँ पर ब्राइब देना किसी को, ये भी एक तरह का कानूनी जुर्म है। उसके साथ साथ यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात की जा रही है यहाँ पर। उसके यहाँ पर लोकपाल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर स्पेशल टू द करप्शन रिलेटेड। लोकपाल जो है इंस्टीट्यूशन है जो हमारा, ठीक है, वहाँ पर चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा, मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे। ओके, करप्शन के लिए यहाँ पर देखा जाए करप्शन ना हो, तो ये सब चीज़ गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेप्स ले रही है टू कॉम्बेटिंग दिस करप्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पीआईबी हमारे किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन से, ठीक है, इससे रिलेटेड है। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और लॉन्च्ड अंडर द वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट द एससी यूथ, शेड्यूल्ड कास्ट यूथ एंड विद द स्पेशल प्रेफरेंस टू दिव्यांग्स। और यहाँ पर क्या है, टू सपोर्ट द 1000 इनोवेटिव आइडियाज टिल 2024 through a synergetic work with technology business incubator set up by the Department of Science and Technology, ठीक है, to support promote handhold startup ideas that will reach commercial stage by providing liberty equity and support। उसका लास्ट अगर इसका ऑब्जेक्टिव देखें, टू इंसेंटिवाइज द स्टूडेंट विद इनोवेटिव माइंडसेट टू टेक एंटरप्रेन्योरशिप विद कॉन्फिडेंस। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम को जो आपको पढ़ लेने हैं। उसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या, 1000 youth will be identified within next 4 year and will set up a idea through the technology business incubator। तो कुल मिला के जो एससी स्टूडेंट उनको क्या, एक तरह का उनको क्या करना है, एक तरह का उनको जॉब गिवर बनाना है, इंटरप्रेन्योर्स बनाना है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर ये मिशन लाया गया है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के ग्रोथ के लिए यहाँ पर लाया गया है, मिशन लाया गया है। And the SCs जो शेड्यूल कास्ट, they will be funded ₹30 lakh in a 3 years equity funding so they can translate their startup idea into a commercial ventures, ठीक है। तो जो शेड्यूल कास्ट है जो पीपल हैं उनके लिए यहाँ पर ये मेनली ये स्कीम लाई गई है। उसके बाद है हु आर द एलिजिबल फॉर सपोर्ट अंडर दिस ASI, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। स्टूडेंट का अवार्डेड अंडर द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन बीइंग कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, innovative ideas focusing on the social economic development for society and finance TBI। Okay, so these are the things। What is a venture capital fund for the scheduled caste? So ये देखिए, जो वेंचर कैपिटल फंड है उसको लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन 2014 and 15 with a view of developing entrepreneurship among the scheduled caste और दिव्यांग। इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था एंड इनेबल देम टू बिकम अ जॉब गिवर, इसलिए यहाँ पर ये वेंचर कैपिटल फंड लाया गया था फॉर द एससी स्टूडेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड इज टू प्रोवाइड अ कंसेशन ऑफ फाइनेंस टू द एंटिटीज ऑफ एससी स्टूडेंट्स, इसलिए इसको लाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पीआईबी की बात करें तो पीआईबी किससे रिलेटेड है, TIFSC से रिलेटेड है, जिन्होंने अपना 34th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया है। TIFSC मींस टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल, जो कि ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वर्क करता है। इसका थीम क्या था, जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हुआ उसका थीम था टेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोनॉमी फॉर आत्मनिर्भर भारत, ये इसका मेन थीम था। सो इसको सेटअप किया गया था 1988 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर मेन चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ों पे TIFSC वर्क कर रही है, जैसे कि साइबर फिजिकल सिस्टम, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन केमिस्ट्री इन द वाटर, इन सब चीज़ों पे वर्क कर रही है TIFSC। TIFSC ने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, दैट इज अ सीवीड मिशन एंड द सक्षम पोर्टल। तो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। सक्षम पोर्टल क्या है, तो क्या है ये,
सो नीड क्या है सक्षम पोर्टल का? देखिए जो कोविड-19 हुआ तो कोविड-19 में लाखों लोग क्या हुए, यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स की बात चल रही है, यहाँ पर जो लेबर्स हुए क्या हो गया, तो उनकी जॉब चली गई, उसके बाद उनसे क्या हो गया, उनके पास पैसे नहीं थे तो उनके लैंड कभी जाने के चांसेस थे और वो धीरे धीरे से क्या हो गए, अपने घर चले गए। सो ये बाद में प्रॉब्लम दोबारा अगर हम फेस करें तो इस तरह की समस्या ना आए माइग्रेंट्स वर्कर के लिए, इसलिए यहाँ पर ये पोर्टल बनाया गया। और इस पोर्टल का एम क्या है? इट इज़ अ डायनामिक जॉब पोर्टल फॉर मैपिंग द स्किल्स ऑफ श्रमिक बाय रिक्वायरमेंट ऑफ एमएसएमई अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पर स्किल को, यहाँ पर जो स्किल्स है, ठीक है, स्किल ऑफ लेबर, उसको ध्यान में रखते हुए उनको जॉब प्रोवाइड करना इसका मेन एम है। फीचर ऑफ दिस पोर्टल का, द पोर्टल विल फैसिलिटेट अ प्लेसमेंट ऑफ 10 लाख ब्लू कॉलर जॉब्स बाय डायरेक्टली कनेक्टिंग श्रमिक विद एमएसएमईज, ठीक है। इट विल हेल्प eliminate the middleman labor contractor. It will also help in identification of skill proficiency level and development of skills card for the श्रमिक. It will also reduce the hardship of labor in finding the job nearby MSMEs. These are the important features of this portal. What is the aim of this portal? आप याद रखिए सक्षम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। उसका नेक्स्ट हमारा सीविड मिशन। सीविड मिशन क्यों लॉन्च किया गया था? Why this mission was launched? आउट ऑफ द ग्लोबल सीवीड प्रोडक्शन, अगर हम पूरा ग्लोबली सीवीड प्रोडक्शन की बात करें तो देखिए चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, चाइना प्रोड्यूस कर रहा है 57%, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडोनेशिया प्रोड्यूस कर रहा है 28%। और इंडिया के पास कितना है शेयर है? इंडिया के पास पर बहुत कम शेयर है सीवीड का, इसलिए इस मिशन को लॉन्च किया गया। सीवीड क्या होता है? देखिए मैनी स्पीसीज ऑफ मैराइन एंड एल्गी एंड प्लांट्स, जो मैराइन एल्गी एंड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके ढेर सारे स्पीसीज को कहते हैं सीवीड। सीवीड मतलब जो मैराइन में जो सतह में रहते हैं, ठीक है, जो एल्गीज होती हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होता है, उनको कहते हैं सीवीड। ओके, मैनी स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी एंड प्लांट्स, दे आर कॉल्ड सीवीड्स, ठीक है। एंड दीज स्पीसीज ग्रो इन अ वाटर बॉडी सच एज रिवर, सी एंड ओशियंस, एंड द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग एंड हार्वेस्टिंग दीज सीवीड इज कॉल्ड सीवीड फार्मिंग, ठीक है। तो दो चीज यहाँ पर हम लोग पढ़ लिया, सीवीड क्या था, सीवीड फार्मिंग क्या होता है। डे बाय डे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज के चक्कर में जो ढेर सारे केमिकल्स जो होते हैं, पॉल्यूशंस होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर सिल्वर जो फिर होता है, फॉस्फेट, ये सब क्या होता है, हमारी जो इंडस्ट्री वो डंप करती है वाटर पे, इसके क्या होते हैं, दे आर कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड। कुछ सीवीड्स के नाम जो है यहाँ पर जो एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं, आप इनको याद करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम, तो आपको समझ में आ गया सीवीड क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस सीवीड को यहाँ पर बढ़ाने के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पर इस मिशन को लाया गया, ठीक है। यहाँ पर सीवीड फार्मिंग को लॉन्च किया गया, ठीक है, फॉर द कॉमर्शियल फार्मिंग ऑफ सीवीड। सीवीड की कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए यहाँ पर इसको लाया गया। उसके बाद ये बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कल्टिवेटिंग द सीवीड, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेनिफिट देखते हैं। इंप्रूव द नेशनल जीडीपी, इंप्रूव द ओशन प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस द एल्गल ब्लूम, क्लस्टर मिलिटन, और यहाँ पर सीओटी भी हमारा कम होगा। क्रिएटर हेल्दी ओशियन कैन आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस अ बायोएथेनॉल, तो सीवीड से बायोएथेनॉल भी बनाया जा सकता है। ये एक नोट करने वाली बात है, आप जिसे याद कर सकते हैं। अगर इफ सीवीड कल्टीवेशन इज डन इन 10 मिलियन हेक्टेयर और 5% इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया ऑफ प्रोवाइड, इट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर बन रही है, इसलिए यहाँ पर बेनिफिट है सीवीड का। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट के यहाँ पर फोकस कर रही है कि हमें कॉमर्शियल फार्मिंग करनी चाहिए सीवीड की, इसलिए यहाँ पर सीवीड मिशन लेके आया गया, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सीवीड फार्मिंग की अगर बात कर लेते हैं तो क्या क्या होगा, व्हाट यूजेस ऑफ सीवीड फार्मिंग, क्या क्या उपयोग होगा, दे आर किस तरीके से हेल्पफुल होने वाला। दे आर रिच इन विटामिन, मिनरल्स एंड कंज्यूम्ड फूड इन अ वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दे आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइटोकेमिकल नेमली agar, carrageenan, alginate, and these phytochemicals are widely used in glycogen stabilizing, thickening as in several industry for food, confectionaries, pharmaceuticals. Okay, so these are the things. They are also used for the production of polysaccharides fertilizer. They are also used in the high value products such as nutraceutical or cosmetical for use against various lifestyle diseases. तो ये था, अगर हम सीवीड फार्मिंग करते हैं तो ये सब चीज़ बेनिफिट होने वाला है, ओके। और हमने सीवीड का भी देख लिया, अगर कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, फार्मिंग करेंगे तो क्या होने वाला है, बेनिफिट देख लिए हम लोग। तो दिस आर अबाउट द सीवीड मिशन, दोनों मिशन को हमने देखा। उसका नेक्स्ट हमारी पीआईबी अटल टिंकरिंग लैब से, अटल टिंकरिंग लैब है जिसमें इसरो अडॉप्ट कर रहा है ढेर सारा अटल टिंकरिंग लैब। तो अटल टिंकरिंग लैब जो है क्या है देख लेते हैं।
देखिए जो अटल टिंकरिंग लैब है वो एक तरह का सब मिशन है, ठीक है। सब मिशन है, किसका सब मिशन है? सब मिशन अंडर द अटल इनोवेशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो अटल इनोवेशन मिशन का एक सब स्कीम है, सब मिशन है अटल टिंकरिंग लैब। अटल सब मिशन, जो अटल इनोवेशन मिशन है वो किसका मिशन है? नीति आयोग का मिशन है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अटल टिंकरिंग लैब भी किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा? एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा नीति आयोग द्वारा, ठीक है। सो अटल अटल टिंकरिंग लैब का विजन क्या है? कल्टिवेट 1 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज न्यूट्रिक इनोवेटर्स। So Atal Innovation Mission is establishing a Atal Tinkering Laboratories in school across the India. What are the objective of this ATL? Objective of this scheme to foster curiosity, creativity, imagination in young India, inculcate skills such as design, mindset, computational thinking, adopt learning and physical computing. These are the main objectives of this ATL. Financial support की बात करें कि अटल टिंकरिंग लैब के लिए जो किसको द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा? तो अटल इनोवेशन मिशन विल प्रोवाइड अ ग्रांट एंड एड दैट इंक्लूड अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑफ ₹10 लाख फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर टू ईच एटीएल। तो एटीएल को यहाँ पे इतने सारे पैसे हैं जो कि मिलने वाले हैं, तो फाइनेंशियल सपोर्ट अटल इनोवेशन मिशन दे रहा है। ये जो अटल टिंकरिंग लैब है वो कहाँ कहाँ खुलने वाला है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? मिनिमम ग्रेड 6 to 10th managed by the government of India and local body, private or trust can set up these Atal Tinkering Lab to the schools. So Atal Tinkering Lab क्यों न्यूज में है? तो क्या कर रहा है कि हमारा जो इसरो है, हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कर रहा है यहाँ पर अडॉप्ट कर रहा है, हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट 100 Atal Tinkering Labs with an aim to promote education in the STEM school, science, technology, engineering and mathematics, स्पेस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनोवेशन फॉर स्कूल। इसके लिए यहाँ पर इसरो 100 अटल टिंकरिंग लैब को अडॉप्ट कर रहा है। तो ये था न्यूज अटल टिंकरिंग लैब से रिलेटेड। उसके बाद हमने अटल टिंकरिंग लैब के बारे में पढ़ा, अटल इनोवेशन मिशन के अंडर आता है, और अटल इनोवेशन मिशन किसका मिशन है? नीति आयोग का मिशन है। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी डिस्कस इन दिस पीआईबी। उसका नेक्स्ट हमारा जो पीआईबी वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए यहाँ पर जो ऑर्गेनिक के बारे में बात की जा रही है, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन के बारे में, तो उसका हम डिस्कस कर लेते हैं इस स्कीम के बारे में। तो देखिए एक तरह के ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इन्होंने लॉन्च की थी स्कीम और ये स्कीम इम्प्लीमेंट कहाँ हुई है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ये स्कीम है। ओके, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम है। स्कीम का एम क्या है? एम एट द डेवलपमेंट ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन द वैल्यू चेन मोड। तो यहाँ पर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और यह स्कीम क्या करने वाला है? ये स्कीम असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, एक तरह का असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा फॉर द क्लस्टर डेवलपमेंट और फार्म इन प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ सीड प्लांटिंग मटेरियल्स, सेटिंग अप ए फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, branding, labeling, packing, hiring of space. These are the things that assistance provided by this scheme. तो हमने यहाँ पर स्कीम के बारे में देख लिया, स्कीम किस लिए थे, कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है, इसका एम देख लिया। तो दीज आर अबाउट दी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। उसका नेक्स्ट हमारी स्कीम है वो किससे रिलेटेड है? नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन। इसका मेन इसका जो एम है, एम क्या है? टू अचीव द गोल ऑफ स्वीट रिवोल्यूशन। और ये किसका पार्ट है? नेशनल NBHM, जो नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन किसका पार्ट है? ये पार्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सारी चीज देख लेते हैं। नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमने इसका एम तो देख लिया, एम है टू अचीव द गोल ऑफ स्वीट रिवोल्यूशन, इसका मेन एम है। अब यहाँ पर जो NBHM है, नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन, उसका हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए NBHM का क्या है? एम टू ओवरऑल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए साइंटिफिक बी कीपिंग इन द कंट्री, ठीक है। तो साइंटिफिक बी कीपिंग के लिए यहाँ पर डेवलपमेंट और उसके प्रमोशन के लिए एम इसको लाया गया है, इस मिशन को लाया गया है। ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट हो रही है? इंप्लीमेंट थ्रू द नेशनल बी बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है। और किसके द्वारा इंप्लीमेंट हो रही है? इंप्लीमेंट by the National Bee Board. Okay, याद रखिए इंडिया इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ हनी बी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया इज द वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ दिस हनी बी इन द वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट इसीलिए यहाँ पर ढेर सारी स्कीम लॉन्च कर रही है ताकि यहाँ पर जो बी कीपर्स ढेर सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको ओवरकम कर पाए।
मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दिस स्कीम का? टू प्रमोट अ होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ बी कीपिंग इंडस्ट्री फॉर इनकम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर फार्म and non-farm household, to enhance the agriculture horticultural production, development the infrastructure facilities, including setting of integrated beekeeping development center, honey testing labs, BTCs diagnostic labs, custom hiring centers, उसके बाद एपीथेरेपी सेंटर्स, न्यूक्लियर बी फीडर्स, empowerment of women through the beekeeping. So these are the main objectives of this NBHM. और याद रखिए कि इंडिया इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ हनी इन द वर्ल्ड. ठीक है, दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बी कीपिंग के बारे में. ठीक है, यहाँ पर अगर हम बी कीपिंग की बात करें तो बी कीपिंग इज ऑल्सो एन एग्रो बेस्ड एक्टिविटी विच इज टेकन बाय अ फार्मर हैंडलेस. सॉरी, बी कीपिंग की बात करें तो बी कीपिंग इज अ एग्रो बेस्ड एक्टिविटी विच इज टेकन अंडरटेकन बाय फार्मर्स and the landless rulers in a rural area as a part of integrated farming system. तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि बी कीपिंग एक तरह का एग्रो बेस्ड एक्टिविटी है जो कि अंडरटेकन किसके द्वारा लिया गया है? अंडरटेकन बाय द फार्मर्स लैंड लेबर्स इन एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. ठीक है, और अगर हम और बात करें यहाँ पर कि बी कीपिंग, तो बी कीपिंग हैज यूजफुल इन द पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, इंक्रीजिंग income of the farmers. Bee crops by the way of increasing crops yield, providing a honey, other high value bee products like beeswax, bee pollen, poppies, raw jelly, even. These are the things जिससे बी हाई प्रोडक्ट से और भी ज़्यादा चीज़ बनती है. ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन कौन ये जो NBHM का फंडिंग पाएगा? ये जो मिशन है ना, ये मिशन क्या है? एक तरह का फंड प्रोवाइड करता है. तो कौन कौन एलिजिबल है इस मिशन के लिए, जो फंडिंग के लिए? सो द एप्लीकेंट जो SC ST नॉर्थ ईस्ट स्टेट कैंडिडेट हैं, जो इससे बिलोंग है, उनको फंडिंग मिल सकती है नेशनल इस मिशन के द्वारा. उन सबको फंडिंग मिल सकती है. एप्लीकेंट विथ हैव अ वैलिड आईडी कार्ड एंड द एज ऑफ 18 to 50 ईयर और ओनली एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस मिशन. उसके बाद ओनली वन फैमिली विल बी एलिजिबल हु विल बी प्रोवाइडेड विद अ सेट ऑफ 10 bee box, 10 bee colonies and tool kit. The beekeeper already maintaining more than 10 bee colonies are not considered to be eligible. KVIC, Horticulture Board, these are the main beneficiaries of this NBHM funding. Beneficiaries who are avail the benefit from any government shall not be considered to be eligible. अगर कहीं और गवर्नमेंट का द्वारा देखिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है, और SC ST, ठीक है, तो एक स्टेट में तो NBHM फंडिंग पा रहे, फिर दूसरी स्टेट में जाकर अगर वो फंडिंग पाते हैं तो ऐसा नहीं होगा. एक स्टेट के द्वारा ही उसको फंडिंग दी जाएगी. ठीक है, और अगर कोई दूसरे अगर कोई बी से रिलेटेड कोई अदर कोई गवर्नमेंट फंडिंग स्कीम है तो अगर उसको उससे मिल रहा है तो फिर ये फंड उसको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स अबाउट दिस एलिजिबिलिटी ऑफ NBHM फंडिंग. ओके, उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है, यहाँ पर देखते हैं. सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? एक तरह का स्पेशल एनक्लेव विद इन अ कंट्री दैट हैव टिपिकली ड्यूटी फ्री, हैज अ डिफरेंट बिजनेस कॉमर्शियल एरिया, chiefly to increase the investment and the create employment. So that's the definition of a special economic zone. और special economic zone क्या करता है? Helpful for the economic growth, supported by quality infrastructure. ठीक है, both at central and state level. These are the main objective of this special economic zone. और हमने यहाँ पर definition देखा special economic zone होता क्या है. These are the इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर. गुजरात में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, महाराष्ट्र में कितने हैं, कर्नाटक में कितने हैं, आंध्र प्रदेश में कितने हैं, तमिलनाडु में कितने हैं. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है यहाँ पर? गवर्नमेंट जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री क्या बताइए यहाँ पर कि त्रिपुरा सबसे पहला गेट इट फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तो त्रिपुरा में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोला जा रहा है, त्रिपुरा के लिए पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा. ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? डेवलप्ड बाय द त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रही है फॉर द इंडस्ट्रीज. ठीक है, बेस्ड ऑन द रबर, टेक्सटाइल, अपैरल, बम्बू एंड द एग्री फूड प्रोसेसिंग. ठीक है, अब आप बैकग्राउंड देख लेते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन आया कैसे. देखिए, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये सबसे पहले अनाउंस किया गया था 2000 में इन ऑर्डर टू ओवरकम दी ऑब्स्टिकल्स बिजनेस फेस. जो बिजनेस जो फेस करे तो उसके ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाया गया था. और दूसरा पॉइंट क्या है? इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द ह्यूज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री. फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लाया गया था. पार्लियामेंट क्या करती है यहाँ पर? पार्लियामेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पास कर देती है, एक्ट को 2005 में पास कर देती है. और ये फोर्स में कब आता है? 2006 में ये फोर्स में आता है. और इस तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बन जाता है. ठीक है, और ये कब से कब
और ये ऑपरेशनलाइज कब किया था, कब तक ऑपरेशनल था? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर ऑपरेशन इंडिया फ्रॉम 2000 टू 2006 अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, 2006 तक ऑपरेशनलाइज था। ठीक है, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट की बात करें तो एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट फॉर मैटर्स कनेक्टेड टू देयर विद और इंसिडेंटल थ्रेट हो। ठीक है, तो कुल मिला के डेवलपमेंट मैनेजमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 प्रोवाइड करता है। चीफ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इस एक्ट के, टू क्रिएट एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, बूस्ट एक्सपोर्ट एंड गुड सर्विसेज, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, to boost and domestic and the foreign investment, develop the infrastructure and the facilities। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर हम बात करें, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया की अगर हम बात करें तो देयर आर द 240 ऑपरेशन इन द कंट्री, 240 ऑपरेशनल है हमारी कंट्री में, जिसमें से 64 ऑफ दी, जिसमें से 64% स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो 5 स्टेट पे लोकेटेड है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, फिर व्हाट आर द फैसिलिटीज एंड इंसेंटिव्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन कि क्या क्या फैसिलिटीज इंसेंटिव्स है। ड्यूटी फ्री होगा, उसके बाद इनकम टैक्स एग्जम्पशन होगा, एग्जम्पशन फ्रॉम मैट, सिंगल विंडो क्लियरेंस, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी, दे आर नो नीड ऑफ लाइसेंस फॉर द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग 100% एफडीआई इज अलाउड, यूनिट सेल है जो achieve positive net foreign exchange, okay, domestic sales subject to full custom duty and import policy in force, special economic zone will have a freedom for subcontracting, these are the important, please आप इसे कहीं नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड, क्या क्या इंसेंटिव या फैसिलिटीज़ हैं। उसका नेक्स्ट हमारी पीआईबी किससे रिलेटेड है? इंडिया फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर जो कि कल लॉन्च होने वाला है, ओके, टुमारो, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है जो कि कल लॉन्च होने वाला है। तो फर्स्ट एवर डीजल ट्रैक्टर को कन्वर्ट किया गया सीएनजी में। ठीक है, तो डीजल ट्रैक्टर को सीएनजी में कन्वर्ट किया गया और इंडिया फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर जो कि लॉन्च होने वाला है कल। तो सीएनजी जो कन्वर्ट कर रहा है तो इसका बेनिफिट क्या है? हमें देखिए, ये ट्रैक्टर याद नहीं रखना है कि ट्रैक्टर को कन्वर्ट कर रहा है, हमें देखना है कि पेट्रोल जो डीजल है उसे सीएनजी में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सीएनजी किस तरीके से बेनिफिट करने वाली है, देखिए, जो सीएनजी इट इज अ क्लीनर फ्यूल एंड इट हैज द लोवेस्ट कंटेंट ऑफ कार्बन। तो याद रखिए, इसके पास कार्बन की कमी सबसे होती है और ये क्लीनर फ्यूल है। इट इज इकोनॉमिकल एज इट हैज इट जीरो लीड एंड नॉन कोरोसिव, नॉन डिल्यूटिव एंड नॉन कंटेमिनेटिंग, which helping increasing the life of engine, ओके, इट इज चीपर एज सीएनजी, और इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन की कमी है। ओके, जैसे कि पेट्रोल डीजल में प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है, आज 70 का तो कल 75 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सीएनजी का क्या है, यहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशन क्या है, कम है, मोर कंसिस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर सीएनजी को देखा जा रहा है कि इट इज अ सेफर एज सीएनजी टैंक्स कम विद अ टाइट सील एंड विच रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोजन। ठीक है, उसके बाद इट इज द फ्यूचर एट प्रेजेंट अराउंड 12 मिलियन व्हीकल्स आर ऑलरेडी powered with the natural gas throughout the world and more companies are joining the CNG। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है जो अब CNG जो कार बना रही हैं। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, and can be used as a raw material for producing the bio CNG। so these are the important topics and these are the important benefits of conversion to the CNG, biodiesel conversion करने में these are the benefits that we got। उसका लास्ट भी अभी हमारे रिलेटेड किससे है, एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड द अपैरल्स, इससे रिलेटेड है। तो हमारी जो इंडिया क्या है, इंडिया की अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर में, तो इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टेक्सटाइल एंड अपैरल्स इन द वर्ल्ड। तो 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हमारा इंडिया इन द रिस्पेक्टिव ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर। एंड इंडिया का शेयर देखें टेक्सटाइल सेक्टर में 2019-20 का तो 11% का शेयर है। ठीक है, मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप में कौन है, अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो यूएस मार्केट इज द टॉप मार्केट ऑफ द इंडियन अपैरल एक्सपोर्ट। याद रखिए, यूएस का जो मार्केट इज द टॉप मार्केट है फॉर द इन द रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल अपैरल्स। उसके बाद हमारी जो इंडिया कौन से रैंक पे, वो 6 नंबर के रैंक पे है। और इसीलिए इसको बूस्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम जो टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कर रही है, गवर्नमेंट द्वारा ढेर सारी स्कीम लाई। इसमें से एक स्कीम का नाम क्या है, स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज टैक्स ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। एक तो ये स्कीम लाई है। उसके बाद हम पीएलआई जो है उस पर 10 की सेक्टर है, उस पर इनहेंसिंग के लिए 10 की सेक्टर जो है उसमें इस जो टेक्सटाइल सेक्टर उसको ऐड किया गया है। ठीक है, फॉर मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चरर हब। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर
जो यूनियन बजट हमारा 2021-2022 उसमें भी यहाँ पर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल मित्रा पार्क स्कीम लाया गया है फॉर मेकिंग इंडिया टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। और उसके साथ साथ इंडिया क्या बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या बोल रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है कि हम जो ये पार्क की जो स्कीम है, जो मित्रा पार्क की स्कीम है, ये क्या करेगा, इट विल इनेबल द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू बिकम अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिव, attract a large investment and boost employment generation, and 7 textile park will be established over a 3 year। और 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क है जो कि बनेंगे और इस तरीके से हमारा टेक्सटाइल सेक्टर बूस्ट होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट बात कर रही है समर्थ स्कीम की, कि हमने समर्थ स्कीम भी लॉन्च की है फॉर इन द रिस्पेक्टिव ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर। समर्थ मींस स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर। सो जो स्किल गैप है टेक्सटाइल सेक्टर में उसको एड्रेस के साथ उसको अप्रूव करने के लिए, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने, सॉरी अप्रूव नहीं इम्प्रूव, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो स्किल गैप है टेक्सटाइल सेक्टर में उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर सामर्थ स्कीम लाई गई है, ठीक है। तो सामर्थ लाया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा टू एड्रेसिंग द स्किल गैप इन द टेक्सटाइल सेक्टर एंड ऑल्सो सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन प्रोवाइडिंग अ गेनफुल एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ। इसके लिए यहाँ पर सामर्थ है, यहाँ पर इसको लाया गया है, सामर्थ स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव है सामर्थ्य। पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड a डिमांड प्लेसमेंट ओरिएंटेड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, कंप्लीट स्किलिंग प्रोग्राम टू इंसेंटिव। तो यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर जो स्किल वर्कर्स उनको प्रॉपर तरीके से उनको स्किलिंग की जाएगी यहाँ पर, ठीक है, उनका जो स्किल गैप है उनको कम किया जाएगा। उसके साथ साथ प्रोमोट स्किलिंग है, स्किल अपग्रेडेशन इन द ट्रेडिशनल सेक्टर ऑफ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सेरिकल्चर, जूट, enable the provision of sustainable livelihood either by wage self-employment to all sections of society across the country। These are the major objective of this सामर्थ स्कीम। स्किल प्रोग्राम जो है ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इस इम्प्लीमेंटेड थ्रू दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एसोसिएशन, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज and the sectoral organization of Ministry of Textile। These are the implementation authority under the सामर्थ स्कीम। तो यहाँ पर हमारी पीआईबी होती है खत्म और हमने अभी तक डिस्कस कर लिया 11th और 12th की पूरी इंपॉर्टेंट पीआईबीज। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक अवर चैनल टू गेट द डेली इन्फो ऑफ द डेली पीआईबी एनालिसिस एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग अवर चैनल।